मैंने इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि आज से 1 से 1.5 महीने बाद तुम फिजिक्स में आराम से 130 प्लस मार्क्स आने तुम्हारे शुरू हो जाएंगे। नॉट ओनली दिस थिंग बट तुम आराम से 25 से 30 क्वेश्चन अपने नीट के अंदर सिक्योर कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आयुषा, करंटली ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। और मैंने पूरी की पूरी फिजिक्स को आज डिकोड कर रखा है, जिसमें मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से मैंने भी नीट के अंदर 165 मार्क्स स्कोर किए थे विद इन 4 to 5 मंथ ऑफ प्रिपरेशन। और मैंने लास्ट के 10 साल के जो पेपर है उसको बैठ के अच्छे से एनालिसिस किया, जिसमें से मैंने पेपर की एनालिसिस किया, जिसमें मैं तुम्हें कुछ ऐसे चैप्टर्स का नाम बताऊंगा जो कि एक्चुअल में टाइम कम लेता है बट उनका वेटेज अच्छा खासा है। इस वीडियो में मैंने कुछ कलर कोडिंग का यूज़ किया, जिसका मतलब ये है कि ग्रीन मतलब ये है कि जो उनका जो चैप्टर है वो ईजी है बट वो हाई वेटेज की है। दूसरी मैंने जो यूज़ किया, कुछ लिंक वाले चैप्टर में तुम्हें बताऊंगा, कुछ ऐसे चैप्टर बताऊंगा जो कि यूजुअली मॉडरेट है और हाई वेटेज के, और ऐसे चैप्टर जो एक्चुअल में हार्ड है, जो एक्चुअल में बच्चों को हार्ड लगते हैं और उनका वेटेज भी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले देखो, पहली चीज तो मैं तुम्हें वीडियो में बता देता हूँ कि इसमें मैं तुम्हें कुछ रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा और कुछ ऐसे क्वेश्चंस या डीपीपी बताऊंगा जो कि तुम यूज कर सकते हो या जो कि मैंने यूज किया था। और टोटली जो भी चीज मैं तुम्हें बताऊंगा सारे के सारे अनस्पॉन्सर्ड है, वो मैंने खुद ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने इसे खुद यूज किया है, जिसकी वजह से मेरे नीट के अंदर 165 मार्क्स आ पाए थे। सो बिफोर वो सब बताने से पहले हम एक बार जो फिजिक्स की जो पूरी की पूरी डिकोडिंग शीट है उसे हम समझ लेते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या क्या रिसोर्सेज और क्या क्या वीडियोस तुम्हें यूज करने चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये चीज कहूंगा कि सबसे पहले ना तुम ना इजी चैप्टर को पकड़ो। अगर तुम बिल्कुल जीरो लेवल पे हो तो सबसे पहले इजी चैप्टर को पकड़ो। जैसे कि अगर मैं बात करूं मॉडर्न फिजिक्स की और सेमी कंडक्टर, ये दोनों ऐसे चैप्टर है जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा इजी है और इनसे लगभग लगभग 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि दोनों चैप्टर को अगर तुम मिला दोगे ना तो आराम से 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं और तुम आराम से इसके अंदर 44 मार्क्स तक तुम आराम से सिक्योर कर सकते हो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो दोनों चैप्टर्स है ना, इसे तुम आराम से 2 से 3 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो विद पीवाईक्यूज। दूसरी चीज, आप ना फिजिक्स में ना ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड है। देखो, लिंक चैप्टर की ना एक छोटी सी खासियत होती है कि अगर तुम कोई भी एक चैप्टर को कर लेते हो और उसके साथ साथ जो लिंक वाला चैप्टर है उसको भी कर लेते हो तो काफी हद तक तुम्हें दोनों चैप्टर समझ आ जाते हैं और दोनों की लिंकेज के कारण तुम्हें उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स में 2 पार्ट आते हैं, एक तो एटम वाला पार्ट है और एक डुअल नेचर वाला है। तो अगर तुम ये वाला पार्ट कर लेते हो तो तुम्हारे जो केमिस्ट्री के लगभग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है तुम उससे क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। नॉट ओनली दिस थिंग, अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दोनों बिल्कुल सेम है। ग्रेविटेशन में जो चीज तुम मास के ऊपर पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैट में वही चीज तुम चार्जेस के ऊपर पढ़ते हो। बट इलेक्ट्रोस्टैट में जो छोटी सी चीज जो चेंज होती है वो लास्ट में जो गोस वाला रूल है बस वो आ जाता है। उसके अलावा मेरे हिसाब से ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आराम से 80% दोनों के दोनों सेम है। अगर तुम ये दोनों साइमल्टेनियसली कर लेते हो, अगर मान लो तुमने ग्रेविटेशन कर लिया उसके साथ साथ तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक भी उसी समय कर लिया तो तुम डेफिनेटली तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज्यादा आसान लगेगा। इसके साथ साथ अगर तुम मान लो वेव्स कर लेते हो और वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों चैप्टर आराम से अगर तुम वेव्स कर लेते हो आराम से तुम वेव ऑप्टिक्स के 30 to 40% तुम सिलेबस कर चुके हो। कुछ थ्योरीज आती थी जो वेव्स के ऊपर बनते थे, पाई वाला, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे वाली चीजें आती थी। तो आराम से वो चीज तुम्हें वेव्स में भी पढ़ाई जाती है और वो चीज वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ एसएचएम और एसी, ये दोनों के दोनों सेम है। क्यों दोनों के दोनों कैसे सेम है? दोनों के ऊपर ग्राफ के ऊपर ज्यादा काम किया जाता है। तो अगर एसी और एसएचएम ये भी दोनों चैप्टर लगभग लगभग सेम है, दोनों लिंक्ड है। अगर तुम आराम से दोनों करोगे तो हो जाएंगे। लास्ट थिंग जो है थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी। देखो, थर्मोडायनेमिक्स जो कि फिजिक्स वाला पार्ट है और जो थर्मोडायनेमिक्स जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। बस दोनों में क्या चेंज होती है वो साइन का मैटर होता है कि तो अगर तुम इन दोनों को आराम से कर लेते हो, मतलब इन दोनों को आराम से कर लेते हो, तुम आराम से अच्छे खासे वेटेज तुम आराम से कर लोगे। नॉट ओनली इन फिजिक्स, बस केमिस्ट्री के भी अंदर। तो अगर तुम इन दोनों पार्ट को आराम से कर लेते हो आराम से तुम फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री का जो चैप्टर लिंक्ड है उसे मिला के आराम से तुम 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हो। अब बात आती है कुछ ऐसा चैप्टर जो एक्चुअल में मॉडरेट है बट वो हाई वेटेज के है, बट कुछ कुछ बच्चों को ये चैप्टर हार्ड भी लग सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का, अगर मैं खुद बताऊं तो मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर बहुत पसंद था क्योंकि इसमें चार्जेस के ऊपर होता था तो वो मुझे अच्छे से आता था, तो मुझे ईजी लगता था। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको यार ये चैप्टर बहुत ज्यादा हार्ड लगता है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज कहूंगा कि उसमें जो हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं ना वो कर लो। जैसे कि करंट और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन, कभी कभी आ जाता है कि हमारी रेसिस्टेंस इस वाली ये रेसिस्टेंस है, इसके बीच में बताओ करंट कितना जाएगा, इसमें वोल्टेज कितना जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। अगर तुम देखोगे पीवाईक्यूज उठा के तो तुम्हें आराम से इससे क्वेश्चन हर एक पेपर में या हर एक साल में जरूर दिख जाएगा।
उसके साथ रेजिस्टेंस और बैटरी की कनेक्शन कैसे जाते हैं कि पैरेलल में कैसे लगेगा कि और सीरीज में कैसे लगेगा, और मॉडर्न डिवाइसेस, जैसे लास्ट में तुम्हें कुछ मॉडर्न डिवाइसेस के बारे में दे रखा है। अगर तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना भी कर लेते हो ना, तो आराम से हाई चांसेस है कि अगर मॉडर्न करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आ गए तो तुम कर लोगे। और मैं ये कहूँगा कि हमेशा करंट इलेक्ट्रिसिटी हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और इन 3 से 4 क्वेश्चन में आराम से तुम 2 से 3 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर तुम इतने टॉपिक्स करके भी चले जाओ। अब बात आती है कैपेसिटर को। देखो कैपेसिटर के ऊपर हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन इसके ऊपर अगर तुम चार्ज, तुम्हें ये चीज़ हार्ड भी लगती है, तो बट इसमें भी तुम अगर चार्जेस और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, कनेक्शन वाली चीज़ें कर लो, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो एनर्जी वाला, कि भाई वो पूरी एनर्जी कैसे बनती है, अगर ये भी तुम पार्ट कर लोगे ना, तो हाई चांसेस है कि तुम कैपेसिटर का जो भी क्वेश्चन आएगा वो तुम आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखो अगर तुम ये इजी वाला, लिंक्ड वाले और मॉडर्न इतना भी कर लेते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारे फिजिक्स के अंदर आराम से 140 135 मार्क्स कहीं नहीं गया तुम्हारे हाथ से। इतना भी तुम आराम से कर सकते हो। और ये सारे चैप्टर्स करने के लिए आराम से 1 से 1.5 महीना बहुत। सबसे बड़ी बात आती है कि देखो यूजुअली ना कुछ ऐसे चैप्टर्स भी है जिनका वेटेज बहुत कम है, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। जैसे अगर मैं बात करूँ 1D हो गया, 2D हो गया, NLM हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, इन तीनों चैप्टर को मिला के लगभग 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इसका वैल्यू गिर भी जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 2024 के हिसाब से, 25 के हिसाब से, तो इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर तुम इन चैप्टर्स को नहीं भी करते हो तो इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन देखो मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा कि कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन में अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारा मेन क्राइटेरिया, सबसे पहले तुम सिलेबस पूरा करो। सबसे पहले तुम क्या करो, सिलेबस पूरा करो, कोई भी चैप्टर को छोड़ के मत जाओ। क्यों मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें नहीं पता है कि एक्चुअल में, देखो अगर मैं पैटर्न की बात करूँ, पैटर्न के हिसाब से तो यही कहता है कि भाई इन चैप्टर से 4 से 5 या फिर 5 से 8 क्वेश्चन आने चाहिए। बट हो सकता है कि मान लो उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया, तो तुम जब वहाँ पे एनटीए से लड़ोगे थोड़ी ना कि हाँ भाई आपने ज़्यादा क्यों दे दिए, पिछले पैटर्न में तो आपने कम दिए थे। तो ये चीज़ तुम नहीं कर सकते हो। तो इट इज़ बेटर कि कम से कम कुछ नहीं तो इनके बेसिक चीज़ें हो गई या बेसिक फॉर्मूले हो गए वो करके चले जाना। 1D यूजुअली ईजी लगता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं ये 9th 10th में भी तुम्हें पढ़ाया जाता है। 2D थोड़ा तुम्हें मुश्किल लगता है, बट इसमें ना ट्राई करना कि तुम प्रोजेक्टल मोशन हो गए वो अच्छे से कर लेना। अब बात है कि एनएलएम वाला पार्ट। देखो एनएलएम वाले पार्ट में और वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में, देखो इन चैप्टर के लिए मैं बेस्ट चीज़ ये कहता हूँ कि इन चैप्टर में ना करने के लिए ना सबसे पहले ना तुम्हें FBD बनाना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें बनाना आना चाहिए। अगर तुम्हें ये आता है ना तो ऑलमोस्ट ये जो चैप्टर है ना 30 to 40% वहीं ईजी हो जाता है, अगर तुम्हें ये चीज़ आती है तो। क्यों मैं ये चीज़ कह रहा हूँ वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखो जो चैप्टर जो थोड़े से मुश्किल होते हैं स्टिल तुम वो कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं थर्मल फिजिक्स की बात करूँ, थर्मल फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। और अगर इसमें से तुम्हें मान लो तुम्हें इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करना भी है तो कैलोरीमीटर वाला कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है। अब सबसे बुरा चैप्टर आता है ये वाले, रियोप्टिक्स, फ्लूइड एंड सॉलिड, और ये COM, रोटेशनल और सर्कुलर मोशन। यूजुअली ये जो चैप्टर्स है ना मतलब हाई वेटेज का नहीं है। अगर मैं रियोप्टिक्स की बात करूँ तो रियोप्टिक्स से यूजुअली 1 से 3 क्वेश्चन, 1 या 3 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब देखो जो रियोप्टिक्स वाला चैप्टर है ना डेफिनेटली वो हर बच्चे को रुलाता है। ये चैप्टर इसने मुझे भी रुलाया था, मतलब मुझे लिटरली पसंद नहीं था ये चैप्टर रियोप्टिक्स वाला। बट स्टिल देखो अगर तुम्हें कोई चैप्टर नहीं भी आता ना या तुम्हें मन नहीं है करने का, उसकी बेसिक चीज़ें करके चले जाओ। बेसिक जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें तुम टेलीस्कोप कर जाओ, माइक्रोस्कोप कर जाओ, इसमें जो क्या कहते हैं जो लेंस की कॉम्बिनेशन होती है वो करके चले जाओ। ठीक है, करके चले जाओ। अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना तो देयर इज वेरी हाई चांसेस कि तुम जो उसमें क्वेश्चंस आएंगे वो तुम आराम से अटेम्प्ट कर जाओगे। अगर मैं फ्लूइड्स की बात करूँ तो फ्लूइड्स में तुम बस ये देख लो कि हाइट के बेसिस पे प्रेशर क्या चेंज होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, और जो बर्नौलीज थ्योरी हो गई। अगर तुम ये भी कर लेते हो तो हाई चांसेस है कि तुम जो क्वेश्चन आएगा वो अटेम्प्ट तुम कर लोगे। ठीक है, अब बात है देखो COM, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। देखो सेंटर ऑफ मास होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई नो, बट उसमें ना एक छोटा सा फॉर्मूला होता है वो यूजुअली हर एक जो इंस्टीट्यूट है वो बताती है। तो अगर तुम वो फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो जाता है या तो उसे तुम कर लेते हो तो हाई चांसेस है कि तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। अब बात आती है रोटेशनल मोशन की। देखो मुझे पता है कि रोटेशनल मोशन वो हर बच्चे को हार्ड लगता है, ठीक है, मुझे भी हार्ड लगता था। बट ट्राई करो रोटेशनल मोशन ना तुम किसी अच्छे टीचर से पढ़ो जो अच्छे खासे ट्रिक्स बताए हो। जैसे रोटेशनल मोशन में यूजुअली टेबल्स बनवाई जाती है, बहुत ज़्यादा रोलिंग मोशन हो गया या फिर टॉर्क हो गया, इन सब में आराम से अच्छा खासा टेबल बनवाया जाता है। जैसे मैंने MR सर से पढ़ा था ये चैप्टर, तो उन्होंने अच्छा खासा टेबल बनवाया था, तो उसकी वजह से मुझे रोटेशनल मोशन से इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आई थी। ठीक है, तो तुम आराम से उनसे कर सकते हो।
अगली चीज कि सर्कुलर मोशन, देखो सर्कुलर मोशन से यूजुअली जो क्वेश्चन होता है ना वो आता है इन द फॉर्म ऑफ 1D और 2D के फॉर्म में आता है, या कभी कभी आना होगा तो एनएलएम के फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर सर्कुलर मोशन में तुम्हें कुछ नहीं भी करना है तो बस इनके फॉर्मूले पढ़ के चले जाओ कि हाँ भाई जब कोई सर्कुलर में मूव कर रहा है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, वहाँ पे क्या बोलते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा वाला कब आता है, कि वो चीज़ें करके चले जाएंगे तो वो मोर देन इनफ है। अब देखो एक चीज़ जो मैं कहता हूँ कि देखो बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर, एक्चुअल में ये दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नीट में कभी भी बेसिक मैथ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ना ही वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक्चुअल में ना इनके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर मान लो बेसिक मैथ्स की बात करूं मैं, तो वो तुमसे एसएचएम हो गया या फिर तुम्हारा एसी वाला चैप्टर हो गया, उसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है इसका। वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर में तो वो यूजुअली जैसे तुम रेनमैन प्रॉब्लम हो गया या फिर तुम्हारा रिवरमैन प्रॉब्लम हो गया, रेनमैन प्रॉब्लम हो गया या फिर रिवरमैन प्रॉब्लम हो गया, इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पे ये होता है वेक्टर्स काम आते हैं। बट मैं स्टिल कहूंगा कि इनके बेसिक्स तो पढ़ लेना। देखो बेसिक मैथमेटिक्स में तुम्हें कोई बिल्कुल बड़ी चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है, तुम्हें बस बेसिक आना चाहिए कि बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अगर तुम्हें इतना भी आता है ना, तुम्हारी अच्छी खासी बेसिक मैथमेटिक्स हो जाएगी। अब देखो मैं एक चीज कहता हूँ कि कभी भी ना एक चैप्टर जो है यूनिट एंड डायमेंशन, इसको कभी छोड़ के मत जाना। ये चैप्टर कभी भी छोड़ के मत जाना, गलती से भी मत छोड़ना। यूजुअली इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही है। बट एक चीज याद रखना कि कभी कभी ना नीट के अंदर ना ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि एक्चुअल में ना मतलब जो फॉर्मूला बेस्ड होता है कि मतलब तुम्हें कह देंगे ये तुम्हें कह देंगे ये चार्ज की वैल्यू क्यू दे रखी है, इसकी वोल्टेज वी दे रखी है, आई दे रखा है, ये दे रखा है, बताओ इसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो जिस बच्चे को यूनिट एंड डायमेंशन आता है ना, तो एक्चुअल में वो आंसर ना निकाल के भी ना बस उसकी डायमेंशन चेक करके ना वो आंसर निकाल सकता है। एंड मैं गारंटी ले रहा हूँ कि नीट में हर साल एक ऐसा क्वेश्चन आता है, हर साल। जैसे अगर मैं अपने 2024 की बात करूँ तो एक रे ऑप्टिक्स के ऊपर ये क्वेश्चन आया था और लिटरली वो क्वेश्चन मेरे से अटेम्प्ट नहीं हो रहा था, बट वो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कैसे किया था, वो था यूनिट एंड डायमेंशन। 2023 का आई थिंक नहीं आया था, 2022 में भी आया था और 2021 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, जिसमें तुम चेक करोगे कि आराम से तुम डायमेंशन के बेसिस पे तुम आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। ठीक है, सो तो मैं तुम्हें ये चीज़ तो मैंने तुम्हें बता दी। अब बात आती है कि भैया हम लेक्चर कहाँ से देखें, आपने कह तो दिया कि ये कर लो। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ कहता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, एक बात समझना, तुम्हारे पास मार्केट में देखो अगर तुम देखोगे ना एक्चुअल में कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, हर चीज़ आराम से अवेलेबल है, यूट्यूब हो गया या कोई भी चीज़ हो गई। मैं कहूँगा इट इज़ बेटर कि तुम जितनी भी चीज़ है ना उसे उम्मीद बैच से करो। मैं क्यों उम्मीद बैच कह रहा हूँ, देखो और उम्मीद बैच में भी जो वन शॉट वीडियोस है ना उससे करो, क्योंकि यूजुअली वन शॉट वीडियो ही है। देखो मैं ना एक चीज़ कहता हूँ कि तुम में से बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि भैया हमसे ना वन शॉट वीडियोस से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते। देखो एक्चुअल में ना ये चीज़ रियल नहीं है। तुमने ना एक साइकोलॉजिकल अपने अंदर एक माइंड में ये बैठा रखा है कि जब तक हम डिटेल लेक्चर नहीं देखेंगे ना हमसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। दिस इज नॉट ट्रू। और कोई भी ऐसा बच्चा जो कि जिसने कभी डिटेल लेक्चर देखा हो और वन शॉट वीडियो देखा हो तो मुझे बता दोनों में कितना डिफरेंस होता है। मैं बताता हूँ दोनों में कितना डिफरेंस होता है, एक बार तुम कमेंट में भी बताना दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसका फर्क होता है। जितना क्वेश्चंस वो दोनों का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क होगा। बाकी जितना मुझे पता है उम्मीद में और यकीन के जितने भी बैचेज है सब में कंटेंट पूरा सेम है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं वो कि वन शॉट के अंदर। और वो तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आराम से डीपीपी सोल्व करके या फिर PYQs करके कवर अप कर सकते हो। तो ट्राई करो जो तुम उम्मीद जो बैच हो गया उसके वन शॉट वीडियोस देख लो। कुछ चैप्टर जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कुछ चैप्टर्स थे जिसके मैंने डिटेल लेक्चर देखे थे, जैसे रेओप्टिक्स। ये रेओप्टिक्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, बिल्कुल भी नहीं पसंद था। बट अगर तुम किसी भी चैप्टर का डिटेल लेक्चर देख रहे हो ना तो ट्राई करना तुम उसमें ना एक पर्टिकुलर टारगेट बना लो। टारगेट मैं क्यों कह रहा हूँ बनाने के लिए, देखो अगर तुम जैसे मैंने रेओप्टिक्स जब शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि भाई मैं ना इस चैप्टर को, जैसे मैंने पहले देखा था कि मुझे डिटेल लेक्चर देखना है और उसमें टोटल जितना मुझे याद है 10 या 12 लेक्चर थे। तो मैंने ना दिमाग के अंदर बैठा रखा था कि कैसे भी करके इन 12 से 14 लेक्चर्स को मुझे 8 से 9 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए। और तुम मानोगे नहीं, हर दिन मैं इसको 5 से 6 घंटा लेके बैठता था रियोप्टिक्स को, तब जाके मेरा रियोप्टिक्स 7 से 8 दिन के अंदर कंप्लीट हो पाया था विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो वो जरूर करना। अगर तुम किसी भी चीज़ की अगर लॉन्ग वीडियो डिटेल लेक्चर देखोगे तो एक पहले सबसे पहले टाइम सेट कर लेना या लिमिट सेट कर लेना। दूसरी चीज, अगली बात आती है कि भैया हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देखो तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, आई नो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं भी है तुम आराम से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। सबके पास PW के बैचेज होते हैं, सबके पास DPPs होते हैं, तो वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। बट मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ करे थे, देखो सबसे पहले मैं एक ऐप है नीट नाम का ऐप है।
ठीक है, वहाँ पे ना जितने भी रिसोर्सेज है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। मैं उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे तुम डाउनलोड कर लेना। तुम्हें आराम से सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, सब कुछ, मतलब कि तुम्हें वहाँ पे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2025 से लेके 2000 तक के, मतलब तुम्हें कुछ पेपर 19 के भी मिल जाएंगे, 19 मतलब कि 1998 या 1997 के भी आराम से मिल जाएंगे। इसके मुझे इसमें यूनिक चीज़ लगती है वो ये है कि इसके अंदर ना तुम्हें आराम से टॉपिक वाइज तुम्हें पीवाईक्यूज मिलते हैं। इस ऐप के अंदर तुम्हें टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिलता है। तो अगर जिसको भी ये चीज़ चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, तो तुम आराम से देख सकते हो। ठीक है, दिस इज थर्ड थिंग। देखो फोर्थ थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि देखो कभी भी ना कोई भी एक एग्जाम में ना कभी भी सिलेबस छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर तुम सिलेबस छोड़ के जाओगे ना तो तुम काफ़ी हद तक ऑलरेडी कंपटीशन से दूर जा चुके हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम का मेन मोटो ये होता है कि तुम सबसे पहले सिलेबस पूरा करो। ठीक है, देखो जो लास्ट के 4-5 महीने बचे हुए ना, अभी जो 4 महीने बचे हुए हैं, ट्राई करो उसमें तुम कैसे भी करके सिलेबस पूरा करो। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस पूरा करो, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते रहना। अगर मान लो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो ट्राई करो पीवाईक्यूज कर लो। ठीक है, पीवाईक्यूज से तुम्हें एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई चीज़ें कैसे अटेम्प्ट की जाती है। ठीक है, लास्ट थिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स, कि देखो दिस इज वेरी ट्रू कि कोई भी बच्चा इनबोर्न फिजिक्स के अंदर अच्छा नहीं होता है। फिजिक्स के अंदर बेटर तुम बस 3 चीज़ से हो सकते हो। पहली चीज़ नोट्स और फॉर्मूले, तुम्हें ये चीज़ टिप्स पे तुम्हें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन जितने तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी फिजिक्स अच्छी होगी। थर्ड थिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है टेस्ट और टेस्ट की एनालिसिस। जब तुम कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो और क्वेश्चन तुमसे गलत हुआ है या तुमसे अटैम्प्ट नहीं हुआ है या फिर तुम भूल गए हो, तो ट्राई करो उसे तुम मल्टीपल रिवीजन करो। मैथ भी तुम याद करो, जब तुम 10th में 9th में या 8th में होते थे तुम्हें मैथ्स कितनी हार्ड लगती थी या कोई भी सब्जेक्ट कितना हार्ड लगता था, बट तुमने वो किया कैसे किया, प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करके। सेम चीज़ फिजिक्स के साथ भी है, प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली तुम्हें फिजिक्स इजी लगने लग जाएगी। स्टिल मैं कह रहा हूँ कि अभी भी अच्छा खासा तुम्हारे पास टाइम है। फिजिक्स के अंदर अगर तुम इतने चैप्टर्स को भी आराम से कर लेते हो, आराम से तुम कर लेते हो, तुम आराम से 130, 140, 150 मार्क्स भी आराम से सिक्योर कर सकते हो। और अगर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर तुम्हारे फिजिक्स के अंदर 150 प्लस या 130 प्लस मार्क्स आ जाते तो हाई चांसेस है कि तुम कंपटीशन के अंदर अभी भी हो और तुम्हारा सिलेक्शन होने के भी हाई चांसेस है। तो इन चैप्टर की जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको कर लेना, अच्छे से कर लेना। इन चैप्टर जो लो वेट जिनका हाई वेटेज है और इजी टू डू है पहले उनको कंप्लीट करो और प्लानिंग अपने हिसाब से करो। ठीक है, प्लानिंग हमेशा अपने हिसाब से करोगे क्योंकि तुम्हें ही पता है कि किस तरह से प्लान करना है मुझे, अपना डे होगा या अपना वीक होगा। जिस तरह से तुम्हें करना है, लाइक सबसे पहले इजी क्वेश्चन जो इजी चैप्टर्स है उनको पहले कंप्लीट करो, ताकि वो चीज़ जो चैप्टर जिनकी जो चैप्टर एक्चुअल में जो मार्क्स बना रहे हैं तुम्हारे, पहले वो कंप्लीट हो, उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हो वो बाद में करना। ठीक है, एंड आई होप सो कि अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और अगर तुम्हें यही चीज़ केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री और बायो के लिए भी चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। डेफिनेटली विद इन 1 to 2 days मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।